Okay. Screen share also, huh? Okay. Now let us see It's given, sir. that how this is playing. Just a second. मैं एक बार open कर लूँ. Computer Pro. Yes. This is clear to everybody. Yes, Yes. sir. So now बस एक बात का आपको ध्यान रखना है. देखो, ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस सिस्टम्स के, उसमें आपको अपना ध्यान हमेशा से ये रखना है कि जो सिस्टम होगा उसकी कोई सिमेट्री होगी और उस सिमेट्री के हिसाब से हमें एलिमेंट लेना होगा. तो ये जो स्मॉल चार्ज है वो आपको पता है कि दैट स्मॉल चार्ज कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू डीएल, सिग्मा इंटू डीए और रो इंटू डी टाउ. बस इसी में सारी की सारी चीज छुपी हुई है. तो अब मुझे आपको बताना है, अगर एक छोटा चार्ज dq है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लाइन वाले सिस्टम के हिसाब से कैसे लिख सकता हूं? इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. dq ही तो होता है, dq ही होता है, तो लैम्डा डीएल लैम्डा डीएल ओवर अपॉन आर स्क्वायर. और अगर सरफेस पे फैला हुआ है तो इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर. और अगर वॉल्यूम में फैला हुआ है तो इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डी टाउ ओवर आर स्क्वायर. तो हमारे सारे फॉर्मूले मॉडिफाई हो गए और कुछ भी हमने नया नहीं किया, बस सेम डीक्यू के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने लिख दिया. अब इस सब में हमें कैलकुलस अप्लाई करना होगा और उसको हमें सीखना होगा. इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है. तो अभी हम कूलॉम्स लॉ पे ही हैं. हम सारे क्वेश्चंस को कूलॉम्स लॉ से कर सकते हैं, चाहे वो लाइन सिस्टम हो, चाहे वो सरफेस सिस्टम हो, और चाहे वो. अब एक्चुअल लाइफ में जरा तीनों के एग्जांपल दो फटाफट. एक लाइन पे फैले हुए चार्ज का एग्जांपल दो. चार्ज वायर, एक्चुअल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में नैनो वायर ना. तो एक्चुअल Yes, लाइफ में sir. तो Yes, सिलेंडर ही होगा जिसका क्रॉस सेक्शन डी है और लेंथ एल है, बट डी इज मच मच स्मॉलर देन एल, तो हम उसको वायर कह देते हैं. तो अगर इस पे फैलेगा तो वो लाइन चार्ज डेंसिटी होगी. ठीक है. इसका 2D का कोई एग्जांपल? कैपेसिटर. सॉरी, कैपेसिटर. कैपेसिटर तो पूरा वॉल्यूम वाली चीज है. वॉल्यूम वाली चीज है कैपेसिटर. सिलेंडर ही तो है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यूबॉइड है. हाँ. But we have to deal, sir, with this ना sir. सॉरी, प्लेन शीट के बारे में बात कर रहे हो क्या? सर हम डील, यस सर, हम डील तो सर उसी तरीके से करते हैं ना उससे. नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते पहले हैं. प्लेट कैपेसिटर. आप कौन बोल रहे हो? सर दीपक. दीपक. रावत. जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी निकालते हैं तो वो एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं. ध्यान देना, वो 2D सिस्टम नहीं है, वो 3D सिस्टम ही है. बस चार्ज उसकी प्लेन शीट पे फैला है, ये बात तुम सही कह रहे हो. ठीक है. बट एक्चुअल में वो क्या है? लेकिन सर जो एनसीईआरटी, सर वो है तो 3D सर, निकालते भी हम उसी वे से, पर सर बात ये है कि एनसीईआरटी में सर उसे ना उसी तरीके से दिखाया गया है और आई थिंक कई सारी बोर्ड्स में वैसे ही करवा रहे हैं. अरे भाई, तुम ये मैं मत इसलिए सोचना पूछ कि मैं क्या कह रहा हूं, पहले उस बात को समझो. मैं कह रहा हूं प्लेन शीट है
2D से ही फील्ड निकालेंगे, बट वो सिस्टम 2D नहीं है, सिस्टम एक 3D सिस्टम है, सर वो 3D, क्योंकि उसकी एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर, हाफ लेकिन एफ, सर उसकी जो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है वो भी सर एनसीईआरटी में वैसे ही निकाला गया है सर। हाँ 2D के लिए। वॉल्यूम से ही निकालते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, समझे, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जूल सर। पर मीटर क्यूब। ओके यस सर। अच्छा, इसका एग्जाम्पल है ग्राफीन, 2D सिस्टम का, ठीक है ना। ग्राफीन क्या है, वो बिल्कुल एक सरफेस पे है, क्योंकि इस डायरेक्शन में बस वो एक एटम चौड़ा है। तो अगर एक्चुअल एग्जाम्पल देखोगे तो इस टाइप के सिस्टम्स हैं जो नेचुरल से, और 3D के एग्जाम्पल आप दुनिया भर के जो भी चाहो वो दे सकते हो। इज दैट ओके? Yes, sir. तो जो तुम प्लेन शीट लेते हो उसकी चौड़ाई लगभग नेग्लिजिबल लेते हो, इसीलिए वो प्लेन शीट है। ओके ठीक है, ये तो सारे सिस्टम है, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है 3D में। तो ये सर? नेचुरल, सॉरी यस सर 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते वो हैं, उसको स्फीयर, डिराक डेल्टा के फॉर्म में लिख देंगे। ओके, हम यस सर, यस। पॉइंट चार्ज को डिराक डेल्टा के फॉर्म में लिख देंगे, दैट आई विल टीच यू, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ इसीलिए जो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे जैक्सन देखोगे तो इसका पूरा इलेक्ट्रोस्टैट आधे पैराग्राफ में खत्म हो जाता है, फिर वो पॉइंट चार्ज को डेल्टा फंक्शन में लिख के आगे बढ़ जाता है। ओके क्योंकि ये सब कोई एक्चुअल सिस्टम्स तो है नहीं जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये तो जस्ट सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का पहला तरीका कौन सा सीख लिया हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए भी? Coulomb's law. Coulomb's law। Coulomb's law। और अब दूसरा सीख लेते हैं, फिर हम ओपन हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम आई वुड से कि 3 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस मिनिमम, 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में इतने पोर्शन से आएंगे, ठीक है ना। तो वो भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो विच इज गॉस थ्योरम। ओके और ये सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ नहीं रखा है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आपके क्लास 12 से ही आना शुरू हो जाता है, और एक अच्छे खासे लेवल तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स वहां पे भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम थोड़े से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में थोड़ा ज्यादा जाते हैं और थोड़ी और टफ प्रॉब्लम्स लेते हैं, और स्पेशली हम मीडियम में जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, लैप्लास इक्वेशन लिखेंगे, वो सब चीजें क्लास 12 में नहीं होती, ठीक है। अच्छा, गॉस थ्योरम क्या है कि ये सब फैराडेज के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था, और गॉस थ्योरम तो बस इसलिए कहा था कि वो मैथमेटिकल एस्पेक्ट उसका जो है उसकी वजह से कहते हैं। फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने ये पाया कि अगर हम किसी चार्ज को किसी भी रैंडम सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दें, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो, जब बोलना है तो आप यू आर फ्री टू स्पीक एनी टाइम। तो फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये पाया कि जो किसी सरफेस में अगर हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट कर लें जिसका नाम फ्लक्स है, उसको मैं डिफाइन करूंगा थोड़े समय में, तो वो फ्लक्स जो होता है वो उस सरफेस के अंदर आने वाले चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, और उसके बाद उसको मैथमेटिकल एस्पेक्ट दे दिया गया, एंड दैट इज नोन एज गॉस थ्योरम, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं फ्लक्स के ऊपर, और ये सब बहुत शॉर्ट में देखना है बिकॉज आप ऑलरेडी इसका सब जानते हो। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं किसी सरफेस पे किसी छोटे से सरफेस को ले लेता हूं विच इज इन दिस डायरेक्शन, सपोज ये एन कैप डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द कंपोनेंट इन दिस साइड? इट विल बी ई कॉस थीटा, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके एरिया वेक्टर से अलग है तो मैं एक क्वांटिटी डिफाइन कर लेता हूं, स्मॉल फ्लक्स विच विल बी ई कॉस थीटा, और अगर ये एरिया डीए है सो इट विल बी इक्वल टू डीए। तो मैंने क्या किया, फील्ड को अपने एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ले लिया, एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज फ्लक्स, इसी को हम फ्लक्स कहते हैं। सो दिस इज नोन एज फ्लक्स। इज दैट ओके? और अगर फाई निकालना हुआ तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल ई डॉट डीए कर लेना होगा। डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा चुका हूं आपको, जब भी कोई नई चीज आएगी तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, आपको मैं डॉट प्रोडक्ट बता चुका हूं इसलिए मैंने यूज कर लिया।
So this is the quantity which is known as flux. ठीक है? और what will be the unit of this? So unit of this will be electric field का पता ही है क्या होता है? न्यूटन पर कूलम और Yes, sir. इसका मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगी फ्लक्स की यूनिट. और फ्लक्स उन्होंने ऐसे देखना शुरू किया फैराडे ने कि मान लो एक चार्ज क्यू रखते हैं और इसके अराउंड एक सरकमफ्रेंस ड्रॉ कर देते हैं. तो अगर मान लो इक्वल डिस्टेंस पे हम फील्ड लाइंस बना देते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे फील्ड लाइंस बना देते हैं, तो इस सरकमफ्रेंस से जो लाइंस निकलेंगी दैट विल बी नंबर ऑफ लाइंस n by 2 pi r. यही होगी ना? So that means that will be proportional to 1 by r. Is this correct? Yes, sir. लेकिन आपको पता है कि जब भी पॉइंट चार्ज रखोगे तो वो एक 3D फिगर होगा. तो वो जो फील्ड लाइंस हमें निकालना चाहिए वो n by 4 pi r स्क्वायर निकालना चाहिए. यस और नो? कि कितनी फील्ड लाइंस Yes, पर sir. यूनिट. तो इसलिए वो प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर होगा. और वो आपको पता है कि फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर. तो वो कॉन्सेप्ट यहां से आ रहा है ना कि जो फील्ड है और जो फ्लक्स है वो रिलेटेड है. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो इस बेसिस पे उन्होंने ग्रो किया कॉन्सेप्ट को. और वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से निकल के आया कि अगर मैं सपोज कोई चार्ज ले लूं और इस चार्ज को किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दूं जिसका एरिया r है, सॉरी जिसका रेडियस r है, और यहां पे मैं छोटा सा एरिया ले लूं और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ओके, और फील्ड हर जगह इक्वल है. ये बात बहुत आप मिस कर जाते हो. तो फिर ऐसे क्वेश्चन गलत कर दोगे जहां लगातार फील्ड बदल रही है. यहां मजेदार बात यह है कि हर जगह फील्ड द फील्ड इज सेम, जस्ट डायरेक्शन ही तो बदल रही है. मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग. यस और नो? बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड द चार्ज एंड बोथ आर सेम. और जहां भी मैं एरिया लूंगा ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो मैं जरा फ्लक्स निकालता हूं. स्मॉल फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? कोई बताएगा? व्हाट विल बी स्मॉल फ्लक्स? E dot dA. And what is EDA, E? sir, actually. 1 upon 4 pi epsilon naught Q. Yes? By R square into By 1 by R square. R dot. Yes or no? yes, sir. And Yes, sir. into D. small area dA. दोनों के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा which will be 1. तो जो स्मॉल फ्लक्स आएगा that will be Q by 4 pi epsilon naught. Yes? R square into dA. This will be small flux. Is this okay? अब अगर मैं पूरे सरफेस का ले लूं फ्लक्स नेट कर लूं, और इसके लिए मैं क्या करूं कि पूरे सरफेस को क्लोज कर दूं. ध्यान से देखना. तो क्लोज E डॉट dA कर दूं तो मेरे पास इस एरिया की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर. और इंसिडेंटली ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ जा रहा है. यस और नो? इसका मतलब Yes, ये sir. R से इंडिपेंडेंट हो गया. हाँ, कुछ ऐसा sir. हुआ Yes, कि R से, इसका मतलब ये हुआ कैसा भी सरफेस बनाओ, बलून जैसा एक सरफेस से इसको बंद कर दो तो भी आंसर क्या होगा? तो अगर मैं इस चार्ज को एक बलून के अंदर बंद कर दूं तो टोटल फ्लक्स जो होगी, फ्लक्स नेट, वो कितनी होगी? Q by बाय epsilon. एप्सिलॉन नॉट होगी. दिस इज अ बलून. और इस कॉन्सेप्ट को हम गॉस थ्योरम कहते हैं. और इसको अब लिख लिया जाए और इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं. आप बहुत एंजॉय करोगे जब हम नेक्स्ट क्लास में इस पे बहुत सारे अच्छी प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा. ठीक है? सो दैट विल बी क्लोज इंटीग्रल. अगर फाई नेट कहूं थ्रू अ क्लोज सरफेस. और ये ध्यान रखना, कई बार फ्लक्स पूछ लेता है, ये नहीं कि हर क्वेश्चन में तुम सरफेस क्लोज कर दो. सो E डॉट dA will be equal to Q enclosed over epsilon naught. Yes? Yes, sir. Yes, sir. So this is
you can see always true, because वो तो आपने मैथमेटिकली निकाल लिया. Yes, but not always useful. Not always useful. अब इसका एक बड़ा ही सिंपल सी पहले बात समझ लो. जैसे एक पॉइंट चार्ज था, तो यूजफुल तब हुआ जब तुमने, मान लो एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, अब उल्टी बात कर रहा हूं मैं, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस पे है. तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी. यस और नो? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इट विल बी आउटसाइड. और यहां पे मैं कोई एरिया वेक्टर ले लूंगा. तो जब मैं फाई लिखूंगा नेट, so that will be integral E dot dA, and that through Gauss theorem is q by epsilon naught. So it will become close integral E dA, which will be equal to q by epsilon naught. Yes? Yes, sir. अब मजेदार बात यह है कि जब मैं सरफेस पे चलूंगा तो फील्ड हर जगह सेम है. जब मैं एरिया के इंटीग्रेशन में जाऊंगा तो फील्ड सब जगह सेम है, इसलिए ई बाहर आएगा और एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और फील्ड मेरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगी. तो मैंने पहले इससे गॉस थ्योरम लिख दिया था और अब इसी से वापस फील्ड निकाल दिया. इज दैट ओके? लेकिन Yes, sir. अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि जिसमें यहां पे कुछ ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखा है कि यहां फील्ड E1 है, यहां फील्ड E2 है, यहां फील्ड E3 है, यहां फील्ड E4 है. अब बताओ कैसे इंटीग्रेट कर दोगे? यहां ज्यादा चार्ज चिपका हुआ है, यहां कम होता जा रहा है. यहां पे चलो मैं नंबर्स के टर्म में लिख देता हूं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. इसके लिए कोई फंक्शन दे रखा है? कोई फंक्शन दे Electric दूंगा. field. अभी तो समझा रहा हूं ना कि कब नहीं लगा सकते हो, नहीं तो सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन में 0 हो जाएगा. देखो, ये सपोज स्फेयर है और यहां पे चार्ज 1 यूनिट है, और फिर क्या हो रहा है कि सॉरी, यहां पे 0 यूनिट है और यहां पे फिर 0.1 0.2 ऐसे बढ़ते 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 यहां पे हमारा 1 हो गया, और उसके बाद फिर 0.9 0.8 और घटते घटते यहां पे वापस 0 हो गया. आप समझ रहे हो बात को? अगर कुछ इस टाइप का फील्ड प्रोफाइल है तो क्या मैं गॉस थ्योरम लगा सकता हूं? नहीं यार, I think no, sir. अपना प्लीज माइक ऑफ कर लो भाई. किसका माइक ऑन है? ऑन करो और फट से ऑफ भी कर दो ताकि, मेरा हाँ प्लीज. ठीक है, अगर बिल्कुल शांति हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज तो ये बात समझ रहे हो आप? तो अभी मैंने कोई प्रोफाइल, मान लो साइन टाइप की प्रोफाइल लगा ली कि साइन 0 इज 0, फिर बढ़ते बढ़ते 90 पे मैक्सिमम हो गया, फिर आगे चलते चलते, समझ रहे हो ना बात को? तो फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं है तो गॉस थ्योरम तो ट्रू है, बट अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे इंटीग्रल के बाहर ई निकलेगा ही नहीं, तो तुम्हें छोटे छोटे पॉइंट पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, छोटा छोटा एरिया लेकर. आप समझ रहे हो? तो जो मेरी रिसर्च प्रॉब्लम थी उसमें मुझे पहले एक रैंडम स्ट्रक्चर पे, इस तरीके का एक रैंडम स्ट्रक्चर था, मान लो पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर था, तो उसके एक छोटे से एरिया पे जिसको मैंने ट्रायंगल में ब्रेक कर रखा था, यहां पे फील्ड निकाला, मान लो दैट वाज E1, और ऐसे ऐसे करते हुए 1 मिलियन टुकड़ों पे फील्ड निकाला और बाद में उनका वेक्टर सम किया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो गॉस थ्योरम तो लग रही है, बट that is not always useful. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, ग्रेन टाइप सर, yes. सर एक ग्रेन टाइप जैसे माइनर कर्मेंडुलम होता है. एक पहले आप, हाँ बताओ. जैसे अभी आपने बताया सर, ये ग्रेन टाइप है जैसे हम पैरामैग्नेटिज्म में देखते हैं, उसमें अलग अलग करके डायपोल मोमेंट निकालते हैं, समथिंग लाइक दैट. बिल्कुल बिल्कुल. तो तुम बस इससे समझो ना, यहां से मैथमेटिकली और फिजिकली दोनों तरीके से बता रहा हूं भाई. मैथमेटिकली ये ई को जो फट से बाहर लेकर आते हो वो तो तभी कर सकते हो ना जब ई बदल नहीं रहा, कोई नंबर है, मान लो ये 4 है, तभी तो बाहर ला सकते हो.
तो बिकॉज इस चार्ज के केस में जो भी मैग्नीट्यूड है KQ/R², दैट इज लाइक अ नंबर A। तो इस नंबर A को तुम बाहर लिख लेते हो, यस और नो? बिकॉज इस पूरी जगह पे ये बदल नहीं रहा है। अगर ये बदलेगा तो तुम्हें इसके अंदर ही इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर। ओके सर हाँ एक माइनर सा कंफ्यूजन है, जैसे हम्म। कि अभी आपने व्हेन वी से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम्म। तो मतलब वो मैग्नीट्यूड उसको मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ओके बिकॉज देखो हो क्या रहा है कि जैसे तुम एरिया वेक्टर यहां लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, फिर एरिया वेक्टर यहां लोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, फिर एरिया वेक्टर यहां लोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और तो इसको जोड़ के तुम 4πr² लिख रहे हो। यस सर, लेकिन आर कैप के डायरेक्शन में भी मतलब डायरेक्शन इज आल्सो कांस्टेंट ना सर, कि नहीं? मतलब आर कैप डायरेक्शन इज आल्सो R कांस्टेंट cap ना direction is always in the case of in the towards area vector. R cap direction is always towards the area एरिया में। वेक्टर। अगर उनमें कहीं कुछ चेंज हुआ तो उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा उस यूनिट वेक्टर का। तो मतलब आप इसको ओपन करते समय बहुत ध्यान पूर्वक रहो, बाकी मैं आगे बताऊंगा डॉट प्रोडक्ट अलग अलग यूनिट वेक्टर के साथ आएगा और फिर कैसे बाहर निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा। ओके ओके सर, ओके। तो जो फ्लक्स कैलकुलेशन है वो बहुत ही क्लियर है कि गॉस थ्योरम हमेशा सही रहेगा, बट जहां इंटीग्रेबल होगा आसानी से वहां हम लगा पाएंगे, जहां इंटीग्रेबल नहीं होगा वहां पे हम नहीं लगा पाएंगे। इज दिस ओके? सो अब देखो जरा ध्यान से, एक ये प्रॉब्लम आप लोग बहुत टाइम करते रहते हो कि एक छोटा सा क्यूब है, राइट? और एक चार्ज यहां रखा हुआ है साइड पे, क्यू चार्ज रखा हुआ है विच इज अ पॉइंट चार्ज, और आपको दिया जाता है कि यहां से फ्लक्स निकालना है ना। ये फेमस क्वेश्चन है, हर जगह दिया हुआ है। ये हम कैलकुलेट करते हैं, राइट? यस सर। और ये क्यूब है, दिस इज अ क्यूब। तो आप क्या करते हो कि गॉस थ्योरम लगाने के लिए मुझे चार्ज इनक्लोज चाहिए, राइट? और ये जो चार्ज रखा हुआ है कॉर्नर पे, ये ऑब्वियसली पूरा एनक्लोज्ड नहीं है, यस और नो? हाँ, तो Yes, आप sir. क्या करते हो कि इसके अगल बगल क्यूब्स रख देते हो, इसके उस पीछे इधर 2 रख देते हो, फिर नीचे 4 रख देते हो। तो इस तरीके से 4 इधर 4 साइड्स आ जाते हैं, और अब ये चार्ज बिल्कुल बीचों बीच में आ जाता है। ठीक है ना? देखा हुआ है आपने वो फिगर कि अगर Yes, sir. अगर ये क्यूब है, इसके पीछे एक क्यूब रख दो, उस बगल इस बगल एक क्यूब रख दो, और इसके नीचे रख दो, इधर रख दो, तो ऐसे होगा कि ये इस तरफ जो बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, राइट? इस तरीके से बन जाएगा, और ये चार्ज बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा, और ये सारे क्यूब्स आप पूरे कर लेना, राइट? तो आपको तो जो फ्लक्स निकालना था नेट, नाउ दैट विल बी Q into epsilon naught, राइट? यस और नो? बिकॉज Yes, Yes, sir. sir. अब तो ये पूरा ही अंदर आ गया, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू, और अब इन सबसे बराबर फ्लक्स निकलेगा बिकॉज अब तो बिल्कुल सिमेट्रिकली ये बीच में आ गया, राइट? तो फ्लक्स थ्रू शेडेड कितना होगा? Q by 6 epsilon Q by naught. 6 epsilon naught. नो नो, Q/16 epsilon naught, sir. थ्रू दिस, ओनली दिस निकालना है ना। Sir, Okay, 16. so Q by तो Q by पहले 40. Q/16. तो आप देखो पहले ये कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 6 साइड्स होती हैं, तो टोटल कितने बन गए? 24। Yes, तो sir. इसका मतलब शेडेड वाला 1/24 हो जाएगा, Q/epsilon naught। यस, सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और ये बताओ जरा, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन?
Yes, Yes, sir. sir. अब जरा इसको दूसरे नजर से देखते हैं। ये वाला नजरिया आपको ऑलरेडी पता है सबको। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो भी पूछ सकते हो। इस वाले चार्ज को हम ऐसे बिल्कुल सेम क्यूब रख के बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। आई थिंक आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये ऐसे क्यूब इधर आएगा, फिर इसके बगल में क्यूब आ जाएगा इसके नीचे, और ये बिल्कुल बीचों बीच में पहुंच जाएगा, राइट। तो ऐसे एक साइड जब तुम देखोगे तो एक साइड अब 4 साइड से मिलके बने हैं। तो अब जब मैं इसको लिखता हूं तो यहां पे लिखता हूं मैं E इंटू एरिया इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस एरिया को A लिख दूं तो ये ऐसे कितने एरिया से मिलके बना है? 24, राइट। 24A। Right, sir. तो अगर एक एरिया से फ्लक्स निकालना है तो E इंटू ए विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप की सिचुएशन अराइज हो जाती है। यस। अब देखो जरा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, शायद आपको पसंद आए, कि सेम प्रॉब्लम है जिसमें एक स्फीयर रखा हुआ है। ओके, सॉरी, चार्ज रखा हुआ है। चार्ज इज हियर, दिस चार्ज इज क्यू। तो अगर आप ध्यान से देखो तो, अब देखो जरा ध्यान से सब लोग, E डॉट डी ए की बात बार बार होती है कि नहीं होती है? E डॉट डी ए की बात होती है। तो जब तुम ये वाला फेस देखोगे तो इस फेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, सोच पा रहे हो? हाँ सर। Yes. दिस Sir. इज एक्स, दिस इज Minus वाई X, sir. एंड दिस इज जेड। Minus Y. सो ये वाला साइड जो होगा इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? माइनस वाई कैप। माइनस वाई कैप। दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब? ध्यान से सोच के देखो, ये क्यूब ऐसे है ना भाई, दिस क्यूब इज लाइक दिस। Yes, sir. सो इधर वाई कैप है तो ये वाला माइनस वाई कैप। तो इसका एरिया माइनस वाई कैप है, और जो जो चार्ज की फील्ड है वो तो अलोंग द सरफेस निकलेगी ना। यस। Yes, sir. रेडियन निकलेगी सर। हाँ? दो कर आपको दिखाई दे रहा है या नहीं भाई? ये चार्ज ऐसे ऐसे पहले सरफेस बनाओगे तब समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। ये सरफेस देखो ऐसे बनाना है, ठीक है। तो अब ये चार्ज है, ध्यान से, दिखाई दे रहा है क्या? हेलो? हाँ यस सर, दिख सर। रहा तो Yes, इस sir. चार्ज की वजह से फील्ड तो ऐसे निकलेगी। इस एरिया वेक्टर के क्या हो गई? परपेंडिकुलर। Yes, बोलो। sir. तो इस वाले से फ्लक्स जो होगा वो 0 निकलेगा। ये जो नीचे, ये वाले से, और ये जो नीचे वाला है, इससे बताओ भाई कितना फ्लक्स निकलेगा? सर इससे भी इससे भी जीरो zero निकलेगा। 0. इससे भी 0। सर ये नहीं समझ रहा सर, ये कंफ्यूजन हो रहा दोबारा बता दो। है। मतलब वो प्लेन को परपेंडिकुलर कैसे हो? अरे भाई, ये बॉक्स क्या इसी पे बना हुआ है? अगर मान लो कोई बॉक्स लोगे, Okay. ये बॉक्स है, अब आ गया बॉक्स, देखो ये बॉक्स है, ठीक। तो ये बॉक्स तो ऐसे होगा। हाँ सर। अब हाँ, अब सर। देखो, अब देखो ये चार्ज यहां रखा हुआ है, हाँ सर। इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इधर है, इस पे यस सर। इस पे एक मार्क लगा लो छोटा सा। हाँ सर। अब इस चार्ज से फील्ड देखो जरा, तो वो तो अलोंग द सरफेस टच होती हुई निकल जाएगी। हाँ सर। तो सर उस, वो कंफ्यूजन नहीं था सर, एक्चुअली अभी चार्ज मतलब क्यू रखा है तो फील्ड तो हर डायरेक्शन में होगा ना उसका। अरे तो हर डायरेक्शन तो में होगा। एक- तुम तो वहां तो- देखोगे जहां एरिया वेक्टर बना रहे हो, कि तुम ब्रह्मांड में ढूंढने जाओगे। नहीं सर ऐसे नहीं। तुम फील्ड कहाँ देखोगे भाई? ई डॉट डी ए देखोगे कि कहीं और देखोगे? तो हाँ तो हाँ सर। तुमने जब इस बॉक्स पे यहाँ एक छोटा सा पैच लगाया तो वो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, और जब तुमने इससे उस पे फील्ड देखनी चाहिए तो वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर निकल रहा है। ये बात बताओ, समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ। और इसी तरह से यहाँ पे देखो, इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा, और जब तुम फील्ड बनाओगे तो अलोंग निकल जाएगी। और इसी तरह से ये पीछे वाला जो है, उससे भी जीरो होगा। यहाँ पे भी फ्लक्स क्या होगा?
0। पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस और सर। जो बचे हुए 3 फेस हैं वो कौन कौन से हैं? एक ये सामने वाला, एक सामने वाला, एक साइड वाला, एक ये वाला, और ऊपर वाला। और एक ऊपर वाला। ये तीनों बिल्कुल सेम है इस चार्ज के लिए। यस और नो? यस सर। यस सर। इसके लिए कोई फर्क नहीं है, जैसा ये है वैसा ही ये सामने वाला है, वैसा ही ये सामने वाला है। इज दिस ओके? तो यस सर। तीनों Yes, पे sir. फ्लक्स मान लेते हैं फाई। फाई ये इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा तुम्हें? ये मैंने इसके लिए बनाया है, शेडेड वाले के लिए नहीं। क्लियर है सर, क्लियर है। फाई फाई और आगे वाला फाई। यस, तो फाई नेट कितना है? 3 फाई। यस सर। बोलो भाई, स्केलर क्वांटिटी sir. है फ्लक्स। यस और नो? यस सर। अब जरा सॉलिड स्टेट पे आ जाते हैं। चार्ज जो है, पॉइंट चार्ज, वो होगा तो कोई गोला ही, बस उसका रेडियस इस लेंथ से बहुत छोटा है, इतनी सी तो बात है। तो इसको थोड़ा गोला बना सर। देते हैं। सॉलिड स्टेट में आ गए। अब ये जो गोला साइड पे रखा है, इस गोले का 1/8 वॉल्यूम अंदर होता है। यस यस सर। सर। यस सर। इसका मतलब अंदर आने वाला चार्ज जो है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, तो Q/8/ε0 होगा। इसका मतलब एक साइड से निकलने वाला फ्लक्स 1/24 Q/ε0 होगा। यस सर। यस सर। I hope that you all liked it. Yes? सो मच सर। तो अगर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो भाई एटम भी बहुत छोटा है, बट सिंपल मॉडल में तो स्फेयर ही है। तो कोई चीज छोटी है तो किसके कंपैरिजन में है? तो इसके लेंथ के कंपैरिजन में छोटा कर लिया। बट अगर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में देखो तो इसका 1/8 वॉल्यूम तो अंदर आएगा ही, तो उसके हिसाब से 1 चार्ज भी अंदर लेके आएगा। मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मान ली, ठीक है ना, उस गोले की। ओके, यस सर। अब देखो जरा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। एक चार्ज यहां रखा हुआ है, नेट फ्लक्स बताओ जल्दी जल्दी। 0। नेट फ्लक्स, नेट, ये फ्लक्स क्या है? फाई। ये वन साइड से है, चलो इसमें कंफ्यूज मत होना, नेट और वन साइड। ये माना कि इस शेडेड पोर्शन से फ्लक्स है, ओके, या फिर इस शेडेड से, या फिर पीछे वाले ऊपर वाले शेडेड से। यस और नो? तो अब ये बताओ कि फाई नेट क्या होगा इस केस में? नेट Q/20 प्लस Q/24 Q/2ε0। अरे भाई, अगर दीवार पे चार्ज धंसा हुआ है तो आधा अंदर होगा, आधा बाहर होगा। यस सर। यस सर। सॉलिड स्टेट की चीज है भाई। अब आप लोग क्या कहते हैं, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। यस आगे सर। सर। यस सर। अब अगर आगे सर, आगे। दीवार के कोने में धंसा हुआ है तो सर दीवार के कोने में दशा है तो 1/4 हो जाएगी सर। 1/4, ठीक है ना? 1/4 तो सब में आपने सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट लगा दिया और फटाफट फ्लक्स निकालते चले जा रहे हो, ठीक है। और ये सब नेट है, ठीक है ना। अब ये एक कोने पे जाने पे फाई इसलिए पूछा जा सका क्योंकि 3 दीवारें इस चार्ज के लिए बिल्कुल सेम है। अब अपने घर में कॉर्नर में चार्ज रखना और फिर देखना कौन सी 3 दीवारों के लिए उस चार्ज का माहौल बिल्कुल सेम है। द नेबरहुड इज एब्सोल्युटली सेम। सो इज दिस ओके? यस सर। ओके, चलो फिर इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, सो अब जो है गॉस थ्योरम अप्लाई करके, और मजेदार बात यह है कि हम
पॉइंट चार्ज को डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? कि क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम ऐसा लिख दूं कि जो एक पॉइंट पे है और बाकी कहीं नहीं है, तो वो पॉइंट चार्ज ही तो हो गया। ऐसा वॉल्यूम लिखूं जो एक पॉइंट पे है बाकी कहीं नहीं है, तो वो वॉल्यूम होकर भी क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया। पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो वो मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, बट एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। अब देखो, आप हर उस केस में गॉस थ्योरम लगा सकते हो जहां पे आपको ऐसा सरफेस मिल जाए कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो और फील्ड की वैल्यू ना बदले, ताकि मैं फील्ड बाहर लेके आ सकूं। अगर मैं फील्ड बाहर लेके आ सका तो फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा। अगर फील्ड बाहर नहीं ला सका तो इट विल बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इज दैट ओके? अब यस सर। Yes, sir. अब अभी ही मैं एक प्रॉब्लम आपको बता दे रहा हूं कि जैसे मान लो कि ये सिलेंडर है और कोई वायर है सपोज, और एक्स वाई जेड इस तरीके से दिया हुआ है, और सपोज इसकी चार्ज डेंसिटी दी है रो इज इक्वल टू रो नॉट कॉस ऑफ फाई। ठीक है, अब जैसे ही तुम गॉस थ्योरम लगाने जाओगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि जब तुम यहां खड़े हो इस सिलेंडर पे, यहां खड़े हो, तो चार्ज डेंसिटी कैसी है? रो नॉट है, राइट? यस सर। यस सर। फिर जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ेगी, अब आपको पता है कि फाई एक्स के साथ होता है, पता है कि भूल चुके हो? पता है सर। तो यस सर। जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ेगी, ये चार्ज रो नॉट से लगातार कम होता हुआ यहां पे 0 हो जाएगा इस सिलेंडर में। हाँ, Yes, sir. फिर यस जब सर। तुम चलते हुए पीछे पहुंचोगे 180 पे, तो इसकी पीछे वाली साइड पे जहां से ये निकल रहा है, राइट? अब बताना बहुत मुश्किल होगा, बट आप समझ रहे हो ना? यस Yes, सर। sir. वहां पे सर। पूरा माइनस रो नॉट चार्ज फैल जाएगा। तो अब बिकॉज ये फाई डिपेंडेंट है, तो बाकी कोई डिपेंडेंट नहीं है, यानी इस पूरे लाइन पे डेंसिटी रो नॉट ही होगी। इस पूरे लाइन पे डेंसिटी 0 होगी, जीरो। पीछे वाले पे डेंसिटी माइनस Minus sigma naught होगी. और वापस रो नॉट हो जाएगी। तो इस तरीके से डेंसिटी बदल रही है। तो अब अगर ऐसे केस में मैं छोटा सा एरिया लूं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो गॉस थ्योरम विल नॉट वर्क। और कूलम्स लॉ तो बहुत ही पावरफुल है, तो कूलम्स लॉ से इसको निकाल लेंगे, इस प्रॉब्लम को। ओके, तो ये मैंने अभी इसलिए बता दिया कि आपको फाई वाली फीलिंग आ जाए। फाई वाली फीलिंग, और इसमें दो चीजें हैं, एक फीलिंग ऑफ फाई और एक गॉस थ्योरम की इनएबिलिटी। पहले लगा के देखो, अप्लाई करके देखो, तो तुम क्या देखोगे कि मान लो तुम एक सरफेस बना भी लो, गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस सिर्फ सिमिट्री को देख के नहीं होता, वो ये भी देखा जाता है कि फील्ड हर जगह क्या होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड में सेम होनी चाहिए। तो जब तुम यहां देखोगे तो फील्ड रो नॉट की वजह से उसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, और फिर लगातार मैग्नीट्यूड कम होता होता यहां 0 होगा, यहां तो डायरेक्शन ही रिवर्स हो जाएगी। हाँ, बिकॉज माइनस रो नॉट आ जाए। तो इसलिए गॉस लॉ नहीं लग पाएगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, मैंने आपको जो अभी पिछली कई सारी प्रॉब्लम्स कराई, तो मैंने उसको इरुडोव से लिया, और यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जो गेट, नेट और जैम और इन सब चीजों में बहुत सारी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका ओरिजिन वही बुक है, इरुडोव, क्योंकि उससे सभी ने लिया है ऑब्वियसली। तो वो वन ऑफ द फंडामेंटल बुक्स है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी इरुडोव की है, और शायद जेस्ट में भी पूछी गई है, नेट में भी पूछी गई है। ठीक है ना? तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो
अभी आज की डेट में फिर मैं ये मानूं कि आपको थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का आइडिया हो गया है। अभी और भी चीजें जो बतानी है वो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा धीरे धीरे, बट एटलीस्ट जो मिनिमम जो जानना चाहिए उसका आइडिया हो गया है। Yes, sir. ओके, यस sir. सर। सो अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग ढेर सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। और अब आप रेडी रहो कि सिलिंड्रिकल सिस्टम होगा, स्फेरिकल सिस्टम होगा, कहीं वहां का सिलिंड्रिकल स्मॉल वॉल्यूम लेना होगा, स्मॉल एरिया लेना होगा, इस सब टाइप की चीजें अब जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। ओके, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक sir. यू सर। थैंक यू Thank सर। you. थैंक थैंक यू, थैंक यू।